हुरैन, हुरैन। वो गुस्से में दनदनाता घर में दाखिल हुआ। उस वक्त उसकी गरजदार आवाज़ पूरे शाह हाउस में गूंज रही थी। हुरैन, बाहर आओ फ़ौरन। इस तरह छुप जाने से तुम मुझसे बच नहीं सकती। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर उसके कमरे की जानिब बढ़ा। जानता था इस वक्त वो कमरे में ही मौजूद होगी। मुस्तफ़ा, रुक जाओ, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो और वो भी डरी हुई है। इस वक्त उससे बात करना सही नहीं होगा। दाऊद हसन की आवाज़ पर तेज़ी से उसके बढ़ते कदम रुके। ये जानने के बावजूद कि मैं इस वक्त कहाँ और क्या करके आ रहा हूँ, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? वो उनकी जानिब पलटता हुआ गोया हुआ। अगर उस वक्त दाऊद की जगह कोई और होता तो उसकी बात नहीं सुनता, पर सामने खड़ा शख्स उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था। उसके लिए वो माँ और बाप दोनों था। मैं सब जानता हूँ, पर तुम उसकी हालत देखो। जब से उसको मालूम हुआ है कि उसकी यूनिवर्सिटी से निकलने की खबर तुम्हें लग चुकी है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस वक्त वो बहुत डरी हुई है और तुमसे खौफज़दा भी है। दाऊद हसन बहुत रसान से उसको समझा रहे थे, पर उसका गुस्सा अभी कम होने वाला नहीं था। अगर इसे मालूम हो जाए कि तुम ये सब इसके लिए क्यों कर रहे हो, तो ये कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी, इसलिए आराम से बात करना। वो उसको मज़ीद हिदायत देते वहाँ से चले गए तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने सख्ती से उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। हुरैन, दरवाज़ा खोलो, मुझे मालूम है तुम सुन रही हो मुझे। उसकी आवाज़ में फिर से सख्ती दुहराई, पर अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो उसने फिर से दरवाज़ा बजाया। तुम्हें क्या लगता है ये बेजान दरवाज़ा मुझे तुम तक पहुँचने से रोक सकता है? हुरैन, जो खामोशी से खड़ी दरवाजे को देख रही थी, इस बार बंद दरवाजे के दूसरी तरफ से आती उसकी सर्द आवाज़ पर जी जान से कांप गई। धड़कते दिल की धड़कन पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उस वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि वो मीलों का सफ़र तय करके आई हो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, इसलिए दरवाज़ा खोलो, वरना मुझे और भी तरीका आता है इसे खोलने का। इस बार उसकी आवाज़ के साथ साथ उसका लहजा भी सख्त हुआ, और उसके लहजे की सख्ती से दरवाजे के साथ लगी खड़ी हुरैन को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। वो जानती थी कि गलती उसने की थी, पर वो उस वक्त उससे मिलने वाली सज़ा से डर रही थी, और डरती भी क्यों ना। दरवाजे के उस पार खड़ा शख्स, वो हार्ट ऑफ स्टोन, अपनी एक हुसीली नज़र से उसकी रूह तक फना कर सकता था। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ अब? प्लीज़ किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो, प्लीज़। वो अपनी नाजुक उंगलियों को मरोड़ती वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। जानती थी कि यह दरवाज़ा किसी भी वक्त खुल सकता था, और वो उस वक्त उसके सामने आने से खौफज़दा थी, जो ख़तरनाक हद तक गुस्से में लग रहा था। अभी उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि धाड़ की आवाज़ पर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने घबरा कर मुड़कर देखा तो उसके कदम अपनी जगह जम गए। सामने ही वो खड़ा था, गहरालूद नज़रों से उसको घूरता हुआ। गुस्से की वजह से आंखें हद दर्जा लाल हो चुकी थीं, और दरवाज़ा पूरी कुव्वत लगाकर खोलने की वजह से वो गहरे गहरे सांस ले रहा था, जबकि दोनों हाथों की सख्ती से मुट्ठी भींचे अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो देखें, मेरी कोई गलती, वो मुझे, मैंने मना किया था उसे। उसको अपने करीब बढ़ता देख वो बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई, जबकि उसकी वजाहत को नज़रअंदाज करता धीरे धीरे उसकी जानिब बढ़ रहा था वो। लेकिन फिर भी तुम गई, ये जानने के बावजूद कि तुम गलती कर रही हो और तुम्हारी इस गलती की तुम्हें सज़ा मिल सकती है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता उसके नज़दीक जा रहा था, और वो डर और खौफ की वजह से एक एक कदम पीछे बढ़ा रही थी। प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, मैं नहीं जाना चाह रही थी। पर उसके पास जैसे लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे अपनी सफाई पेश करने के लिए। मगर जब उसकी कमर वॉशरूम के दरवाजे से टकराई तो अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरती हुई वो निगाहें इधर से उधर अपने बचने की कोई राह तलाश कर रही थी, जबकि वो उसकी एक एक हरकत को नोट करता, उसके नाजुक वजूद के इर्द गिर्द बाजू रखता उसकी फ़रार की राह बंद कर चुका था। उस वक्त उसको अपने सामने सही सलामत देखकर उसको कितना सुकून मिला था, ये वही जानता था। अगर आज उसको ज़रा सी भी चोट लग जाती तो न जाने वो क्या कर बैठता। अगर आज तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता या तुम किसी मुश्किल में पड़ जाती तो। वो अपनी बात कहता एक लम्हे के लिए रुका, तो उसके डर से जर्द पड़ते चेहरे को गौर से देखा। तो तुम्हारी कसम, आज तुम्हारा वो हाल करता कि तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता था, कोई भी नहीं। उसके लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी, जबकि उसका आखिरी जुमला सुनकर उस नाजुक लड़की का हलक तक खुश्क पड़ा था। वो उसको सख्त नज़रों से घूरता मज़ीद उसके करीब हुआ। अब दोनों के दरमियान फासला कम रह गया था, जबकि उसकी इस गुर्बत पर उस मासूम का दिल पूरी तरह धड़कने लगा। खौफ की जगह एक अजीब से एहसास ने ले ली थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मैं उसकी इतनी गुर्बत से वो घबरा रही थी। उस स्टोन मैन के आगे हमेशा ही उसकी यही हालत हो जाती थी। मैं आइंदा ऐसी नौबत
नौबत ही नहीं आने दूंगा। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर वो तंजिया मुस्कुराया और उससे 1 इंच के फासले पर रुका, जबकि वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके उसे अपने चेहरे से आग निकलती महसूस हो रही थी। मतलब ये कि आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, तुम घर से ही पढ़ाई करोगी और 1 हफ्ते के लिए तुम इस कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकती। वो उसकी पेशानी पर मौजूद निशान पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला। उसके खूबसूरत चेहरे पर यह निशान उसकी वजह से ही था। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी उंगली का पुरहिद्दत लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके उसके पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहूँ तो तुम्हें इस कमरे में बांध कर भी रख सकता हूँ तमाम जिंदगी, और तुम कुछ नहीं कर सकती। वो चेहरे पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उससे दूर हुआ और उसकी बात पर वो जैसे होश में आई। यह तुम्हारी सज़ा है, बगैर मेरी इजाज़त के बाहर जाने की, और आगे के लिए भी मैंने सोच लिया है। वो सख्त नज़रों से उसको घूरता उसके कमरे से निकलता चला गया। उसको डर था कि अगर वो मज़ीद वहाँ रुकता तो यकीनन उसको तकलीफ पहुँचा देता, पर वो अपनी हुरैन को अपने गुस्से से ही नहीं बल्कि खुद से भी बचा कर रखना चाहता था। क्या हुआ हादी बेटा, आज आप इतने खामोश क्यों हैं? आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा? हयात साहब ने कब से खामोश बैठे अपने जान से भी अजीज़ पोते की तरफ देख कर कहा, जो आज काफ़ी खामोश और उदास लग रहा था। ऐसी बात नहीं है दादू, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर। उसके मासूम से जवाब पर हयात खान खुलकर मुस्कुरा दिए थे। उस वक्त वो दोनों अपने घर के करीबी पार्क में मौजूद थे। हयात साहब अक्सर शाम के वक्त वहाँ वॉक करने के लिए आते थे। अगर ऐसी बात है तो आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने की बजाय यहाँ हमारे साथ क्यों बैठे हैं? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आज उसकी गहरी नीली आंखों में एक उदासी सी थी जो उनको नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। अपने दोस्तों के साथ तो मैं रोज़ ही खेलता हूँ, आज मैं अपने प्यारे से दादू के साथ बैठना चाहता हूँ। इस बार उसके जवाब पर हयात खान खुलकर मुस्कुरा दिए। उसकी बातें सुनकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये 5 साल का बच्चा बात कर रहा है। पढ़ाई में ज़हीन होने के साथ साथ वो एक समझदार बच्चा था, नैन नकुश, बिल्कुल अपने बाप जैसे। हयात साहब ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। अपने दादू के पास बैठे हो तो उन्हें अपनी उदासी की वजह भी बता दो। मेरी जान, आपका ये उदास चेहरा देखकर आपके दादू को भी अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से उसकी पेशानी से बिखरे बालों को हटाया। दादू, मैं डैड से बहुत नाराज़ हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस बार सेंट्रल पार्क लेकर जाएंगे, पर वो अपना वादा भूल गए। वो अच्छे डैड नहीं हैं, उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। वो नाराज़गी से कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने डैड को नाराज़गी से देख रहा हो। तो ये बात है, आने दो अपने डैड को घर पर, फिर देखना मैं कैसे उनके कान पकड़ कर खींचता हूँ। हमारे पोते से वादा कर कर तोड़ने की सज़ा तो मिलेगी भाई उन्हें। वो अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक आ खड़े हुए। हयात साहब अपने बेटे की मसरूफियत को समझते थे, पर अपनी इसी मसरूफियत की वजह से वो अपने बेटे से भी दूर होता जा रहा था। पर उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था जितना उनका बेटा अपने बाप की तवज्जो के लिए तड़पता है, उनके बेटे को भी उससे उतनी ही मोहब्बत थी। बस वो अपने काम की वजह से मजबूर था। पर दादू, जब डैड मुझसे खफा होते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ। अगर आप उनसे खफा हुए तो डैड भी उदास हो जाएंगे, इसलिए दादू आप उन्हें मत डांटना। उसकी इस बात पर हयात साहब को उस पर बेइंतहा प्यार आया। वो जानते थे हादी अपने वालिद के लिए बहुत हसास है। वो अपने बाप की नाराज़गी और उससे उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसलिए फ़ौरन ही उसकी हिमायत में बोल पड़ा। चलो, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे डैड के कान नहीं खींचूंगा। अब तो खुश हो ना तुम? उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाया। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं क्या करूं? वो उसका हाथ थामकर पार्क के बाहरी गेट की तरफ बढ़े। आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे आइसक्रीम खिला दें, और डैड को मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तो आप जानते ही हैं ना। वो रोड के दूसरी जानिब मौजूद आइसक्रीम शॉप की तरफ देखकर बोला। इतने वक्त में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और हयात साहब उसके चेहरे की ये मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहते थे, इसलिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, और उनकी इजाज़त मिलते ही वो तेज़ी से हाथ छुड़ाकर उस शॉप की तरफ भागा। हादी बेटा भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसकी तेज़ी पर वो परेशान से बोले। शाम का वक्त था, रोड पर काफ़ी तेज़ी से कारें आ जा रही थी। हयात साहब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे जब उनकी नज़र सामने से आती एक तेज़ रफ्तार कार की तरफ पड़ी जो हादी की तरफ बढ़ रही थी। हादी बेटा सामने देखो। पल में हयात साहब को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उनके कदमों में मज़ीद तेज़ी आ गई, मगर वो कार उनके कदमों से भी तेज़ थी। लम्हों का खेल था। हादी, उनकी चीख थी जो उस जगह गूंजी थी।
तो बताया उसने कुछ हुरैन का पीछा करने के पीछे उसका क्या मकसद था। असफंद उसके बराबर वाले सिंगल सोफे पर बैठता उससे इस्तफसार कर रहा था, जो नज़रें सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गाड़े किसी गहरी सोच में गुम था। असफंद की आवाज़ पर वो जैसे होश में आया। वो हुरैन के हर लम्हे की खबर उस तक पहुंचा रहा था और इतने दिन तक मैं बेखबर रहा। अगर वो उस तक पहुंच जाता तो। उसने गुस्से में एक ज़ोरदार पंच अपने सामने रखी टेबल पर मारा था। आज उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी सिक्योरिटी रखने के बाद भी उससे कहाँ गलती हो गई थी। जब तक तुम हुरैन के साथ हो, उस पर कोई भी उसकी तरफ गलत आंख उठाकर नहीं देख सकता। चोट पहुंचाना तो दूर की बात है यार। वो उसके मजबूत चौड़े कंधे को थपथपाकर उसका गुस्सा कम करने की अपनी नाकाम सी कोशिश कर रहा था। वो और मुस्तफ़ा बचपन के दोस्त थे। जिस तरह दोनों के वालिद में गहरी दोस्ती थी, इसी तरह उनकी भी बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों में बिल्कुल भाइयों की तरह मोहब्बत थी। वो उसके दरिंदे वाले रूप से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ असफंद, चाहे उसके लिए मुझे उसको घर में बंद करके ही क्यों ना रखना पड़े। वो अपने बालों में हाथ फेरता अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, तुम हुरैन की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकते हो मैं ये जानता हूँ, अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ इस बात से। वो एक नज़र अपने दोस्त पर डालते बोला। वो इतने सालों से हुरैन के लिए उसकी फ़िक्र देखता आ रहा था। वो उसके लिए बहुत पॉजेसिव था। हुरैन उसके लिए भी बहुत ख़ास थी, इसलिए उसका इतना गुस्सा होना भी जायज़ था। वैसे मुस्तफ़ा, हुरैन के लिए तुम्हारा पॉजेसिव होना अच्छी बात है, पर तुम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर जाते हो, ये सोचे समझे बगैर कि तुम्हारे रद्द अमल से उस पर क्या असर होता होगा। उसकी हिफाजत करते करते एक दिन तुम उसे खुद से दूर कर दोगे, ये जानने के बावजूद कि हुरैन का तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। वो एक लम्हे के लिए रुका, मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ देखा, जिसके तासुरात बिल्कुल स्पाट थे, जैसे वो अपने आप से लड़ रहा हो अंदर ही अंदर। और अब तुम्हारे पास भी एक वही बाकी रह गई है, इसलिए तुम उसका सहारा बनो, उसे अपने करीब करो। वो उसको इधर से उधर टहलता देखकर बोला। उसने हुरैन के लिए जो फैसला लिया था, उसने सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ था उससे। नहीं असफंद, उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझसे दूर रहे। जिस आग में मैं जल रहा हूँ वो आग उसे भी जला देगी। मेरी ज़िंदगी के सिर्फ दो ही मकसद हैं, हुरैन की हिफाजत और उस आदमी की बर्बादी जिसकी वजह से मेरी खुशियाँ तबाह हुई। उस वक्त उसके चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। असफंद बहुत अच्छे से जानता था उस वक्त उसके अंदर क्या जंग चल रही थी। माजी में जो हुआ तुम उसे बदल तो नहीं सकते ना मुस्तफ़ा। ये ज़रूरी नहीं कि आगे चलकर वैसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें बदला लेने से नहीं रोक रहा। वो उसको हर बार की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक मुझे पता है तुमने मुझे अपनी बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। अगर तुम्हें मेरी बात ही करनी है तो फिर इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हर बार की तरह वो आज भी उस बात से बचने के लिए अपनी बात कहता दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने अपने बेटे की कस्टडी के लिए केस फाइल किया। अभी उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही था जब असफंद की बात पर मुस्तफ़ा तेज़ी से उसकी जानिब पलटा। क्या तुम्हें उसकी वापसी का मालूम है? उसको खामोशी से खड़ा देख असफंद मज़ीद बोला। जानता था वो अब अपनी बात नहीं करेगा, इसलिए उसने मुस्तफ़ा को यहाँ बुलाने का मकसद बताया। नहीं, इन गुज़रे 5 सालों में उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। अब वो अपनी परेशानी भुलाकर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अब क्या करोगे तुम? वो उससे बस इतना ही पूछ पाया था। मज़ीद कुछ कहने की उसने कोशिश भी नहीं की। मेरी वकील से बात हुई है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, पर मैं किसी भी कीमत पर उसको ये केस नहीं जीतने दूंगा। वो अपनी बात कहता हुआ मुस्तफ़ा की तरफ पलटा, जो खामोशी से खड़ा उसको ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की खामोशी को अच्छी तरह समझते थे। ठीक है, फिर जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलता हूँ मैं अब, एक अधूरा काम छोड़ कर आया था, उसे पूरा करने जाना है। मुस्तफ़ा उससे इजाज़त लेता तेज़ी से उसके ऑफिस से निकला कि असफंद की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो मुस्तफ़ा की उलझन और परेशानी समझता था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था दो लोगों में से किसी एक की साइड लेना, जबकि वो दोनों लोग उसके अपने और उसके अजीज़ हों। एक तरफ असफंद था तो दूसरी तरफ रुबाब थी। खान, इस बार भी हमारा आदमी पकड़ा गया। मैं बहुत मुश्किल से अपना जान बचा कर आया हूँ। वो आदमी अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ करता हुआ बोला, क्योंकि वो जानता था अपने काम को अंजाम ना देने की उसको क्या सज़ा मिल सकती है। तुमने तो कहा था सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुस्तफ़ा को भी कोई शक नहीं हुआ, तो तुम कैसे पकड़े गए? वो अपनी चेयर से खड़ा होता अपने आदमी के मुकाबिला खड़ा हुआ,
आंखों के साथ साथ उसका लहजा भी सर था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था खान जैसा आप चाहते थे। हम उस लड़की पर हर लम्हे नज़र रखे हुए थे, पर पता नहीं कैसे मुस्तफ़ा को खबर हो गई। अपने मालिक के लहजे में छुपा गुस्सा महसूस करके उस आदमी के रोंगटे खड़े हुए थे। वो बार बार अपनी पेशानी मसलता उसको तफसील से सब बता रहा था। खान, पहले जो हमारा आदमी पकड़ा गया उसका तो हमें लाश मिल गया, मगर इस बार हमें अपने आदमी की लाश तक नहीं मिली। उसने बहुत दर्दनाक मौत दी है उसे। आवाज़ और अंदाज में मुस्तफ़ा के लिए छुपा खौफ साफ महसूस कर सकता था। लड़की की हिफाजत के लिए वो दरिंदगी की हर हद पार कर सकता है। वो बहुत ख़तरनाक है। उसका आदमी एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा कर रहा था, जैसे उसके पास मुस्तफ़ा की शख्सियत बयान करने के लिए अल्फाज ही ना इकट्ठे हो रहे हों। मैंने तुम्हें यहाँ ये सुनने के लिए नहीं बुलाया कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस बार उसका सब्र जैसे जवाब दे गया था। वो एक ही जस्त में उस आदमी का गला अपने शिकंजे में लेते हुर्राया था। गुस्से की वजह से उसकी उभरती हुई नसें वासे हो रही थी। मुस्तफ़ा, जो तुम्हारे आदमी के साथ कर चुका है ना, वो मुझे तुम्हारे साथ करने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। उसके लफ्ज़ों की सख्ती के साथ साथ उस आदमी की गर्दन पर पकड़ भी सख्त हुई थी। सांसें रुकने की वजह से उस आदमी की आंखें मज़ीद बाहर निकली थी। सांस रुकने की वजह से उस आदमी की आंखें मज़ीद बाहर निकल गईं। वो अपनी गर्दन पकड़कर उसे आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा, मगर सामने वाले की पकड़ ज़्यादा मजबूत थी। इस वक्त तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। अब बताओ, तुम्हारी नज़र में ज़्यादा दरिंदा कौन हुआ, वो या मैं? उस आदमी को अपनी पकड़ में मचलता तड़पता हुआ देखकर शैतानी अंदाज में वो मुस्कुराया। जैसे जो आदमी थोड़ी देर पहले अपने मालिक के सामने किसी और की हिमायत कर रहा था, अब उस आदमी की ये हालत देख उसकी रूह को तस्कीन मिल रही थी। वो जैसे उस आदमी को और उस वक्त उस कमरे में मौजूद हर शख्स को बताना चाह रहा हो कि मुस्तफ़ा ज़मान शाह अगर दरिंदा है तो उसकी भी दरिंदगी कम नहीं। खान, छोड़ दो इसे, ये मर जाएगा। अपने आदमी पर यूं गुस्सा निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। कब से खामोश ये सब देखते उसके ख़ास आदमी ने झटके से उस आदमी को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। अगर तुम मेरा दरिंदे वाला रूप नहीं देखना चाहते और ये नहीं चाहते कि मुस्तफ़ा ने जो मेरे आदमी के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करूं, तो मुझे वो लड़की ला कर दो किसी भी कीमत पर। वो उस आदमी की तरफ देखकर धाड़ा था जो उस वक्त ज़मीन पर लेटा बुरी तरह खांस रहा था। अगर वो उसको वक्त पर ना छोड़ता तो यकीनन अब तक उसकी जान जा चुकी होती। खान को कुछ वक्त की मोहलत दे दो, मैं उस लड़की को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। वो आदमी अब अपनी हालत पर काबू पाते हुए बोला। आज अपनी गलती की वजह से वो मौत के बहुत नज़दीक पहुंच गया था। अब वो ऐसा गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। तुम मेरे ख़ास आदमी हो, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दी और साथ ही तुम्हें कुछ वक्त भी दे रहा हूँ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपना अंजाम जानते हो। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं था, वहाँ से तेज़ी से निकलता चला गया। साथ ही उसके पीछे उसका ख़ास आदमी करीम भी था। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना। एक बात समझ नहीं आती है तुम्हें? जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। ट्रे में खाना लाते वो अपने नए बॉडीगार्ड को देखकर खफकी से बोली। पिछले वाले को मुस्तफ़ा उनकी एक गलती की वजह से निकाल चुका था। वो हुरैन के मामले में ज़रा भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये नया गार्ड उसको पसंद तो आ गया, क्योंकि ये पहले वाले की तरह खौफनाक नहीं लगता था, मगर मुस्तफ़ा की दी गई सज़ा को 2 दिन हो चुके थे और वो कमरे में बंद रहने की वजह से काफ़ी मूड ख़राब किए बैठी थी उस वक्त। इसलिए सारा गुस्सा उस न्यू गार्ड पर निकल रहा था। मैम, सर के ऑर्डर हैं आपको खाना खिलाने के, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, खाना खा लीजिए। वो ट्रे हाथ में लिए आगे की तरफ बढ़ा। मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो वरना मैं शोर करूँगी। मुस्तफ़ा के गार्ड भी उसी की तरह ज़िद्दी थे, पर वो सिर्फ उसके गार्ड के सामने अपनी ज़बान खोलने की हिम्मत रखती थी। ठीक है मैम, मैं बाद में आ जाऊँगा जब आपका गुस्सा कम होगा। हुरैन के तेवर देखकर वो ट्रे लेकर वापस मुड़ा और कमरा लॉक करके जा चुका था। हुरैन उसके जाते ही बेड पर आ बैठी और गुस्से से अपने गले में झूलता दुपट्टा एक तरफ उठाकर डाला। हुरैन के तेवर देखकर अभी उसे बैठे कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसके कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला। वो झटके से बेड से उठी थी। मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मुझे। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया। वो नज़रें उस पर जमाए कमरे में दाखिल हुआ। मुस्तफ़ा ने हाथ में पकड़ी ट्रे कमरे में मौजूद साइड टेबल पर रखी और कुछ साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। हुरैन की आवाज़ जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। वो टांग पर टांग जमाए उसे अपने खुश्क लब तर करते हुए देख रहा था। उसकी नज़रों से घबराकर हुरैन बेचैनी से अपनी उंगलियां चटका रही थी। मुस्तफ़ा को उसकी ये हरकत सख्त नापसंद थी। वो उसे कुछ नहीं कह रहा था, ना बता रहा था, बस बैठा उसको अपनी नज़रों से खौफज़दा कर रहा था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? उसकी भारी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी तो हुरैन ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका कसरती जिस्म वाइट शर्ट में नुमायां हो रहा था। खूबसूरत कुशादा पेश
पेशानी पर बाल बिखरे थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर बना टैटू नजर आ रहा था। हमेशा की तरह हुरैन के दिल में अजीब सी ख्वाहिश जागी थी उसको करीब से देखने की। उसने फौरन अपनी सोच को झटका। मुझे भूख नहीं है, वो अपना हलक तर करती हुई बोली, जो उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को देखकर खुश्क हो रहा था। मुस्तफ़ा की नज़रें ऐसी थी कि वो किसी का भी झूठ फौरन भांप लेती, और वो बहुत दिलचस्पी से उसको झूठ बोलते हुए देख रहा था। वो उससे नाराज़ थी, वो जानता था आज यही वजह थी उसके खाना ना खाने की। पर खाना तो तुम्हें फिर भी खाना पड़ेगा, चाहे भूख हो या ना हो। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। मुस्तफ़ा की नज़र उसके दुपट्टे से बेनियाज दिलकश सरापे में उलझी थी। काले स्याह बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। खूबसूरत कटावदार गुलाबी लब के नीचे चमकता हुआ तिल हमेशा ही उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींचता था। वो उसे देखता हुआ मज़ीद उसके करीब आ चुका था, और हुरैन अपनी उथल पुथल होती सांसों को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जबकि वो कदम बढ़ाता ऐन उसके सामने आ रुका और यकदम से झुका तो हुरैन ने खौफ से अपनी आंखें बंद की। वो बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर उसको ओढ़ाने लगा। उसके भारी मजबूत हाथों का लम्स अपने शानों पर महसूस करके हुरैन जैसे होश में आई। अपने डर और खौफ की वजह से उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो उसके सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। यकदम ही उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हुआ। पर मुझे भूख नहीं, अगर मुझे खाने की ख्वाहिश होगी मैं खुद खा लूँगी। वो खुद को संभालती रुख फेर गई थी। अब हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। मैं बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ हुरैन, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। वो उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेता आगे बढ़ा, जबकि हुरैन ये सोचती रह गई कि उसकी मोहब्बत में भी कितनी सख्ती थी। उसने उसका नाम स्टोनमैन बिल्कुल सही रखा था। वो उसे कुर्सी के पास लेकर आया, उसको बिठाकर खुद भी बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठा। ख़त्म करो इसे, बस 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। अपनी बेकार सी ज़िद की वजह से तुम पहले ही मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी हो। वो टेबल उसके सामने करते हुए बोला, और हुरैन बस खाने को देख कर रह गई। मतलब वो अब उसका खाना खाने का टाइम भी सेट कर चुका था। वो वक्त को देखते हुए जल्दी से खाना ख़त्म करने में लग गई। जानती थी कि उसे 10 मिनट में ये सब ख़त्म करना था। जल्दी जल्दी खाने की वजह से खाना उसके गले में अटका और ज़ोर की खांसी ने मुस्तफ़ा की तवज्जो अपनी तरफ खींची। जंगल से आई हो जो इस तरह खा रही हो, या पहली बार खाने को मिल रहा है तुम्हें? आराम से खाओ। वो हाथ बढ़ाकर उसकी कमर सहलाता रोबदार अंदाज में बोला। उसका मजबूत हाथ अपनी कमर पर महसूस करके हुरैन को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ, तो उसने जल्दी से पानी का ग्लास लबों से लगाया। पानी पीने के बाद उसने बचा हुआ खाना इस बार बहुत आराम से ख़त्म किया। खुद पर जमी मुस्तफ़ा की निगाहों से उसे खाना निकलना मुश्किल लग रहा था, जबकि मुस्तफ़ा की निगाह एक जगह ठहर गई। मुझसे इतना डरा मत करो ऐन, मैं इतना भी खौफनाक नहीं जितना तुम मुझे तसव्वुर करती हो। वो उसके होंठ के नीचे लगे चावल के दाने को अपनी उंगली से साफ करता संजीदगी से बोला। नज़रें अभी भी उसी जगह जमी थी, जबकि उसकी बात पर हुरैन आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसको अपने खौफनाक रूप दिखाने के बाद ये शख्स उसको बोल रहा था कि वो खौफनाक नहीं है। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे, इसलिए खामोश रहना मुनासिब समझा। उसकी खामोशी पर वो अपनी जगह से उठा। वो खाना खा चुकी थी, उसका यहाँ काम ख़त्म हुआ। मुझे इस कमरे और इस घर में और कितने दिन कैद रहना पड़ेगा, जबकि मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। दरवाजे की जानिब उठते उसके कदम हुरैन की आवाज़ पर रुके। कुछ देर वो यूं ही खामोश खड़ा रहा। बहुत जल्द तुम्हें इस कमरे और इस घर से ही नहीं बल्कि मुझसे भी आज़ादी मिल जाएगी। बगैर पलटे वो बोला, और फिर वहाँ रुका नहीं था। तेज़ी से वो उसके रूम से निकलता चला गया, जबकि उसका जवाब सुनकर हुरैन के दिल को कुछ हुआ था। वो उस कमरे से तो आज़ादी चाहती थी, मगर उसकी कैद से हरगिज़ नहीं।